हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 11 का नाम है कोरिलेशन। लास्ट क्लास तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 डिस्पर्जन खत्म करा दिया था एज पर सीबीएसई सिलेबस फॉर द सेशन 2021-22। नाउ चैप्टर नंबर 11 कोरिलेशन। स्टैट्स के अंदर हमारे दो चैप्टर बचे हुए, चैप्टर नंबर 11 कोरिलेशन एंड देन देयर विल बी वन मोर चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 इंडेक्स नंबर। बट आज चैप्टर नंबर 11 से बात करते हैं कोरिलेशन से। हम अपने सिलेबस की काफ़ी अच्छी पेस पे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बच्चों, सबसे पहले एक बात बताऊंगा, आपने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं। वैभव न्यू चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं, चैप्टर नंबर 11 कोरिलेशन जिसका नाम है। अभी मैंने बस ये बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं। वन इज यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, द अदर इज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, one is univariate distribution, other is bivariate distribution. What is the meaning of univariate? यूनि का मतलब होता है वन या सिंगल, सिंगल या वन। वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल, और डिस्ट्रीब्यूशन का तो मतलब तुम जानते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख देते हैं। तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है a distribution in which we have only one variable. For example, we have only x. सिर्फ मैं x की बात कर रहा हूं, कोई भी चीज हो सकती है। लेट्स से हाइट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन क्लास 11, क्लास 11 में पढ़ने वाले बच्चों की हाइट, या मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो कोई एक वेरिएबल, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स या हाइट ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल जिसकी बात आपने आज तक पढ़ी है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल और डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आपने पढ़ा वो अब तक आप यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में ही पढ़ रहे थे। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट बट बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाई का मतलब होता है टू, और वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल। तो बाईवेरिएट का मतलब हो गया टू वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। टू वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, दो वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन, दो वेरिएबल वाला डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, अब सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है। वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। तो यूनिवेरिएट का मतलब होता है एक वेरिएबल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट का मतलब है देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वी हैव मोर देन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, से एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास 11th में सिर्फ हाइट की बात नहीं करता, मैं दो चीजों की बात करता हूं। मैं हाइट की बात भी कर रहा हूं, मैं वेट की बात भी करता हूं। तो दो वेरिएबल हो गए, हाइट एंड अदर वेरिएबल इज वेट। लेट्स से मैं क्लास 11th के सिर्फ इको के मार्क्स की बात नहीं करता, अकाउंटेंसी के मार्क्स की बात भी करता हूं। तो कितने वेरिएबल हो गए? दो वेरिएबल हो गए। So a distribution in which we have more than one variable or say two variable is known as bivariate distribution. And if there is only one variable, then we will call it univariate distribution or single variable distribution. ठीक है? हाँ जी, शौर्य बात समझ में आई? वैभव गर्ग, विशेष, नित्या, डन। अब जो कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर, वेरी गुड, चैप्टर नंबर 11 कोरिलेशन। तो कोरिलेशन यही है। कोरिलेशन का मतलब है इन दो वेरिएबल में रिलेशनशिप देखना, हाउ दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस चीज को चेक करना, ये हाउ दीज two variables are related to each other,
ये वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड हैं ये चेक करना इज आर कोरिलेशन। जैसे कि नाम भी कह रहा है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब यही है कि ये दो वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड हैं, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन भी है, अगर है तो क्या है, कैसा रिलेशन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कोरिलेशन का मतलब होता है बच्चों, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और correlation provide us a statistical tool which will study the relationship between two variables. So when we study the relationship between two variables then we will use correlation. तो correlation का मतलब क्या है, दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप को स्टडी करना। ठीक है बच्चों? जी भैया। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं अभी तो। हाँ जी, कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बट एक बात का ध्यान रखना भी सब लोग, प्लीज ध्यान से। नैन्सी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अभिषेक, अभिषेक है? यस। ठीक है, एक होता है कोजेशन और एक होता है कोरिलेशन। प्लीज ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो मैं ये कह रहा हूं कोजेशन का मतलब होता है व्हेन वी यूज कोजेशन, कोजेशन का मतलब होता है देयर इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैं ये कह रहा हूं आपको कि कोजेशन होगा तो नेसेसरी है कि कोरिलेशन होगा ही होगा, लेकिन द अदर वे इज नॉट ट्रू। मतलब अगर कोरिलेशन होगा इट डज नॉट मीन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोजेशन होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है भैया। कोजेशन होगा तो कोरिलेशन होगा ही होगा, पर अगर कोरिलेशन है तो कोजेशन, कोज एंड इफेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी। क्या कह रहे हो सर, ये आपने क्या बोल दिया? समझने की कोशिश करते हैं इस बात को, क्या कहा है मैंने बच्चों। सिंपल सी बात है, कोरिलेशन का मतलब है, कोरिलेशन का मतलब है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बताना। सो अमंग दीज टू वेरिएबल्स देयर कैन बी कोज एंड इफेक्ट रिलेशन और देयर मे नॉट बी। प्लीज सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल में रिलेशनशिप को ढूंढना जिनमें आपस में कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं भी, गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, और पहले मतलब बता देता हूं मैं, फिर दोनों को एक साथ बताता हूं। एंड कोजेशन का मतलब होता है, कोजेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होना सच दैट देयर इज अ डेफिनेट cause and there is definite cause and relationship, there is definite cause and effect relationship। क्या कह रहा हूं मैं, प्लीज फॉर एग्जाम्पल बड़े ध्यान सुनना एंड देन इस लाइन पे आना जो मैंने रेड बॉक्स में बनाई हुई आपके लिए, समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, समर है भाई, गर्मी, ये है सूरज दादा। समर का मतलब लिख लेता हूं मैं, समर का मतलब लिख लेता हूं मैं टेम्परेचर का राइज होना। रिलेशनशिप देखनी है ना,
तो टेम्परेचर का राइज होना, ये मेरे सूरज दादा बन गए भाई, ठीक है। ठीक है, नाउ एक लिख लेता हूं मैं, बना लेता हूं मैं फैन। मेरी पेंटिंग बड़ी गंदी है, मुझे आती नहीं है बिल्कुल भी। ये बनाया मैंने फैन, इसको लिख लेता हूं मैं, ये फैन है, लिख लेता हूं सेल ऑफ फैन। एक और चीज बना लेता हूं मैं, से आइसक्रीम। ये आ गई चेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी कर लेता हूँ, ये है जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और ये है उस पर चेरी, और ये उसका कोन, ठीक है। जैसे भी है यही है, ये है जी आइसक्रीम। मैं इसको लिख देता हूं सेल ऑफ आइसक्रीम। समझने की कोशिश करेंगे जी प्लीज, डायग्राम तो अच्छा सा बना है भाई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, हमने ये देखा कि जब भी फैन की सेल इंक्रीज होती है तो आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज होती है, और जब भी फैन की सेल डिक्रीज होती है, फैन की सेल डिक्रीज होती है तो आइसक्रीम की सेल भी डिक्रीज होती है। हमने ये देखा। तो कैन आई से दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, इन दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव, हाँ या ना? और आर यू अग्री विद मी और नॉट? ऐसा होता है, होता है जब जी भैया। तो तभी कम होगी ना सर जब विंटर्स आएंगे। हाँ जी सर सेल तो तभी कम होगी ना सर जब विंटर्स आएंगे, डिक्रीज तो तभी होगी। जी। तो वो ऐसे ही, जब अगर फैन की सेल डिक्रीज हो रही है उसी दौर में आइसक्रीम की सेल भी डिक्रीज हो जाती है, और जब फैन की सेल बढ़ती है तो उसी दौर में आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज हो जाती है। बट क्या, एक बात बताओ, सोच के बताना, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। दिस इज, आई कैन से दैट द कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ फैन एंड सेल ऑफ आइसक्रीम इज पॉजिटिव। इनमें जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, या रिलेशन पॉजिटिव है। बट डू यू थिंक आइसक्रीम की सेल बढ़ने के पीछे फैन की सेल इंक्रीज होना रीजन होगा? नहीं भैया, वो तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैं इन दोनों में देख रहा हूं वो कोरिलेशन है, और कोरिलेशन है पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं रिलेशन देखता ऐसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सेल ऑफ फैन इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सेल ऑफ फैन डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों में भी रिलेशन है, टेम्परेचर और सेल ऑफ फैन में भी रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा फैन की सेल बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटेगा फैन की सेल घट जाएगी। मतलब गर्मियां आएंगी, टेम्परेचर का बढ़ने का मतलब है समर, और टेम्परेचर का घटने का मतलब है विंटर। अगर समर आएगी तो सेल ऑफ फैन बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो सेल ऑफ फैन घट जाएगा। तो इन दोनों में ना सिर्फ कोरिलेशन भी है, कोरिलेशन के साथ साथ क्या भी है? कोजेशन भी है, कोजेशन भी है। और सेम हियर कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, और टेम्परेचर अगर घटता है तो आइसक्रीम की सेल घट जाती है। तो इसमें भी पॉजिटिव रिलेशन है टेम्परेचर और सेल ऑफ आइसक्रीम में। और पॉजिटिव के साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट भी है। आइसक्रीम की सेल डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, फैन की सेल डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। तो दिस इज नॉट ओनली कोरिलेशन, देयर इज ऑल्सो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कोजेशन भी है। आर यू अग्री और नॉट? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? जी भैया। कोरिलेशन होगा तो जरूरी नहीं है कोजेशन होगा। देखो नीचे वाले केस में कोरिलेशन तो है बट कोजेशन ऐसा नहीं है, नहीं। बट अगर कोजेशन है तो कोरिलेशन होगा ही होगा। अग्रीड इस बात से? हाँ जी भैया।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अजीब सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि जिस दिन मैं रेड शर्ट पहनता हूं उस दिन बारिश हो जाती है, और अगर मैं रेड शर्ट नहीं पहनता हूं तो बारिश नहीं होती है। तो रिलेशन है, रेड शर्ट और बारिश में रिलेशन है, बट क्या कोज एंड इफेक्ट रिलेशन है? क्या कोज एंड इफेक्ट है? बारिश क्या रेड शर्ट पे डिपेंड करती है? नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखना, रेनफॉल होती है तो वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाती है। रेनफॉल कम होती है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ना सिर्फ कोरिलेशन है, कोजेशन है। समझे? तो कोजेशन में आपको एक कोज मिलेगा, एक इफेक्ट मिलेगा। कोरिलेशन में हो भी सकता है, नहीं भी। मैं ये नहीं कह रहा विद्वानों, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरिलेशन में कोजेशन होता ही नहीं है। कोरिलेशन में गारंटी नहीं होती। कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कि देयर विल बी अ कोजेशन। हाँ, कोजेशन है तो कोरिलेशन होगा ही होगा। कोरिलेशन है तो कोजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझे? यस सर। ठीक है भाई, ये ड्राइंग अच्छी बन गई है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोरिलेशन का मतलब क्या है? यहां पे क्या मतलब है? कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट देयर इज कोजेशन ऑल्सो। ठीक है, अग्रीड और नोट? ठीक है, ये हो गया है ना, कोरिलेशन कोजेशन हो गया ना। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के टाइप। बच्चा आज थियोरेटिकल चलेगा थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। जब मैं कोरिलेशन के टाइप्स बताता हूं तो मैं इसको 3 पार्ट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। 3 पार्ट्स में टाइप्स ऑफ कोरिलेशन मैं 3 पार्ट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। वन इज, और आता है आपको कुछ चीजें इसमें से, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। देन वी हैव सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। फर्स्ट देखते हैं जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ये आपको आता है, इनफैक्ट तीनों ही आते हैं। फर्स्ट इज, बस मुझे थोड़ा सा आपको आइडिया देना है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। एक्चुअली पहले स्टैट्स 11th क्लास में हुआ करती थी एंड माइक्रो मैक्रो आया करती थी 12th क्लास में। तो द ब्रॉड आइडिया वाज कि बच्चा पहले रिलेशनशिप समझ ले कि नेगेटिव पॉजिटिव, हाई डिग्री पॉजिटिव हाई डिग्री नेगेटिव, ग्राफ बनाना सीख ले, न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख ले, मीन का यूज करना आ जाए। ब्रॉड आइडिया ये था, सैंपल क्या होता है ये सब समझ जाए, एंड देन उसको अप्लाई करे माइक्रो एंड मैक्रो में। बट फिर चीज़ें चेंज हुई, देन अब ऐसे कर दिया कि माइक्रो एंड स्टैट्स का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो आपने ज़्यादातर चीज़ें माइक्रो में इसमें से ऑलरेडी की हुई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई हैं। चलो जी, पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? भाई सिंपल सी बात है, अगर x एंड y मूव या चेंज इन सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, then we can say that there is a positive correlation, which mean for example अगर x बढ़ने से y बढ़ जाए और x घटने से y घट जाए, या तो दोनों बढ़े
या दोनों घटे, अगर दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल दे सकता है कोई मुझे? आपने माइक्रो में पढ़ा है, बोलो यार, गिव मी वन एग्जाम्पल। पेन के प्राइस, पेन के मार्कर के प्राइस बढ़ते हैं तो इनके भी बढ़ते हैं। इजी सा कर लेते हैं, कुछ इजी सा, इजी। सर प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड प्राइस ऑफ कार अगर बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ते हैं, कार के तो पेट्रोल नहीं हो तो इजी सा करो ना, प्राइस एंड सप्लाई। आपने देखा Yes, था sir. कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई डिक्रीजेज। तो पॉजिटिव रिलेशन था या नहीं था? हाँ, Yes, sir. हाँ है ना? जी भैया जी, जी। इजी चीजें सोचा करो। नेगेटिव कोरिलेशन समझ जाओगे क्या होता है? एक्स एंड वाई मूव चेंज इन अदर डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल ले लो। प्राइस एंड डिमांड। वेरी गुड। जैसे एक्स बढ़ा और वाई कम हो गया, और एक्स कम हुआ वाई इंक्रीज हो गया, वाई इंक्रीज हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि भाई साहब ने बताया, प्राइस एंड डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो देयर इज एन नेगेटिव रिलेशन। हाँ जी, अग्रीड? समझ में आया? जी भैया जी सर। हाँ जी, ठीक है, यस डन। ठीक है, मुझे कुछ और सुनाइए, मुझे लगा डाउट है। हाँ जी, ऐसे ही लीनियर एंड नॉन लीनियर समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा समझना है ना, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे इसका गलत मतलब समझ लेते हैं। लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। बच्चों जब भी ये वर्ड आता है लीनियर, तो इसका मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट है, और नॉन लीनियर का मतलब है कि स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। क्या कह रहे हो सर? थोड़ी इजी सी लैंग्वेज में बोलिए भाई साहब। इजी लैंग्वेज में ये कह रहा हूं कि अगर x में चेंज आए, और x में डेल्टा x का मतलब चेंज इन x, अगर x में चेंज आने से y में चेंज इक्वल आता है, हर बार y में उतना ही चेंज होता है। x में चेंज हुआ तो y में चेंज हुआ, x में चेंज हुआ y में चेंज हुआ, x में चेंज होता है y में चेंज होता है। जो y में चेंज हो रहा है हर बार, हर स्टेप में, वो हर बार उतना ही हो रहा है। अगर चेंज इन y हर बार सेम है बिकॉज ऑफ चेंज इन x, देन वी कैन हैव लीनियर कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है कि स्लोप कांस्टेंट है। एक एग्जांपल लेता हूं जब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि x और y। अच्छा, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। मैं पॉजिटिव का एग्जांपल ले रहा हूं, डायरेक्शन दोनों हो सकती है। ये 1 था, ये 5 था, 2 10 3 15 4 20। अगर दोनों की साइड, दोनों पे नेगेटिव लगा दूंगा ये भी हो सकता है, ठीक है, या एक पे नेगेटिव लगा दूंगा ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, x में चेंज आया 1 का, y में चेंज आया 5 का, x में चेंज आया 1 का, y में चेंज आया 5 का, x में चेंज आया 1 का, y में चेंज आया 5 का। सो y में जो चेंज आ रहा है वो हर बार इक्वल चेंज आ रहा है,
हाँ या ना? जी भैया। तो इस केस में जो स्लोप होगी, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई का चेंज अपॉन में एक्स का चेंज। तो वाई का चेंज हर बार 5 का है, एक्स का चेंज हमेशा 1 का है, तो स्लोप 5 ही आएगी। स्लोप क्या आएगी? कांस्टेंट। तो स्लोप अगर कांस्टेंट आएगी तो हम क्या कहेंगे? लीनियर कोरिलेशन। अगर एक्स में चेंज आने से वाई में हर बार चेंज सेम आए तो उसको हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। और नॉन लीनियर इसका उल्टा हो जाएगा। अगर एक्स में चेंज आ रहा है, वाई में भी चेंज आ रहा है, बट वाई में चेंज इक्वल नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है, नॉट इक्वल। चेंज इन वाई इज नॉट इक्वल, चेंज इन वाई इज नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई 1 2 3 4, फर्स्ट इज 5 देन 9 देन 12 देन 14। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूं मैं। तो x में 1 का चेंज, y में चेंज 5 का, x में 1 का चेंज, y में चेंज 4 का, नहीं सॉरी, x में चेंज 4 का, x में 1 का चेंज, y में चेंज 4 का, y में चेंज 3 का, x में 1 का चेंज, y में चेंज 2 का। तो चेंज इन y इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल चेंज। अगर इक्वल चेंज नहीं है, अगर इक्वल चेंज नहीं है तो क्या कहेंगे हम उसको? नॉन लीनियर रिलेशन से, नॉन लीनियर कोरिलेशन से। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा, हाँ जी एक सेकंड, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कभी तो स्लोप आ रही है कितनी? 4 अपॉन में 1, 4 आ गई। फिर स्लोप आ गई 3 अपॉन में 1, 3 आ गई। फिर स्लोप 2 अपॉन में 1, 2 आ गई। तो स्लोप इज चेंज। स्लोप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हाँ भाई बोलो। चेंज सिर्फ वाई में देखेंगे या दोनों में देखेंगे? स्लोप वैसे तो दोनों में देखते हैं। अगर दोनों में चेंज देखने से अगर स्लोप कांस्टेंट हो जाती है तो लीनियर है। स्लोप से है मतलब इसका रेशो से, रेशो ऑफ चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। ठीक है, मैंने सिंपल किया है। और ठीक है, ठीक है मेरे लाल, ठीक है भैया। ठीक है, एक बात और, अगर मेरा रिलेशनशिप, अगर मेरा कोरिलेशन लीनियर है तो जो कर्व बनेगा, कर्व बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर रिलेशनशिप लीनियर होती है तो कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर बनेगा और नेगेटिव है तो नीचे की ओर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर नॉन लीनियर है मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो कर्व विल नॉट बी, कर्व विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। ये सब बातें 12th क्लास में यूज होंगी। एंड आई बेट कि आपको ये जब मैं पूछूंगा या जहां भी आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, जो आपसे पूछेगा आप बता नहीं पाएंगे। अब्बा जब्बा डब्बा। यहां एग्जाम्पल नहीं देते हो आप मुझे। अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो कर्व विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, कर्व विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। कर्व कैन बी, कर्व कैन बी कॉनकेव, कर्व कैन बी कॉन्वेक्स, अगर ऊपर की ओर है तो डाउनवर्ड भी हो सकते हैं। कर्व कैन बी कॉन्वेक्स, कर्व कैन बी कॉनकेव। हाँ या ना? ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप अगर वैसे चाहें तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? माइक्रो से, माइक्रो के डायग्राम से, आईसी कर्व से, टीपी कर्व से, इन सब से रिलेट कर सकते हैं। आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, खैर ये हो गया जी। अब ये भी इस कंटेक्स्ट में भी हम पढ़ सकते हैं कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे मुझे स्पेस कम लग रहा है तो नीचे कर देता हूँ, मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ कर देते हैं। तो एक हो गया सिंपल,
then we can have multiple, and then we can have partial correlation. सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल. और ये तीनों पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, बस मुझे कंसोलिडेट करने हैं थोड़े से, मुझे बस कंसोलिडेट करने हैं. हाँ जी प्लीज. सिंपल जो आपने भी पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखना इज नोन एज सिंपल कोरिलेशन. रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम कितनी है और आप खर्च कितना करते हैं. इनकम और खर्च में रिलेशनशिप देखना. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल में इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया. फॉर एग्जाम्पल कि रेनफॉल, मॉनसून की वजह से रेनफॉल कितनी हुई और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कितनी होती है, उत्पादन कितना होता है. रेनफॉल ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, रेनफॉल कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है. सिंपल. और देख लो, हाइट और वेट में रिलेशनशिप देखना, ये सिंपल कोरिलेशन है. दो वेरिएबल में रिलेशनशिप देखना, ये सिंपल कोरिलेशन. ठीक. H फॉर हाइट और W फॉर वेट. मल्टीपल क्या हो जाएगा, वेरी इजी, आप सब डिकोड कर पा रहे होंगे. रिलेशनशिप बिटवीन टू or more और attributes. मोर देन टू वेरिएबल्स. दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखना इज नोन एज मल्टीपल कोरिलेशन. दो या दो से ज्यादा में. फॉर एग्जाम्पल, तो कैच इज मोर देन टू, सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन टू नहीं, टू ये गलत हो गया. रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, क्योंकि टू वाला तो सिंपल हो जाएगा ना. तो रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स विल बी मल्टीपल कोरिलेशनशिप. मोर देन टू वेरिएबल इज अ कैच. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कितनी होती है, हम ये सिर्फ रेनफॉल से नहीं देख रहे, हम इससे भी देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर कितना डाला था, खाद कितनी डाली थी. ये खाद भी तो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है. तो रेनफॉल, फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन कितनी हुई, तो तीन वेरिएबल आ गए, मल्टीपल कोरिलेशनशिप. एक और देख लेते हैं. लेट्स से हाइट, वेट के साथ साथ में एज भी ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीपल कोरिलेशनशिप. पता है हाइट, वेट और एज का एक एग्जांपल, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. तो जो बीएमआई आप कैलकुलेट करवाते हो कभी किसी डॉक्टर के पास जाके, डाइटिशियन के पास जाके, तो वो क्या होता है, वो आपका मल्टीपल कोरिलेशन ही तो होता है. बीएमआई आपको क्या होता है, बीएमआई क्या बताता है, बीएमआई के अंदर मल्टीपल कोरिलेशनशिप होता है एज, हाइट और वेट का. अग्रीड और नॉट? मयूर समझ में आ गया? नित्या, मैरीन, Yes sir. मयंक, नैन्सी, ऑल अदर्स, Yes sir. तुषार, हाँ जी भैया. अदिति, Yes sir. अमन ठीक है, हिमांशु, अनवी, Sir. ठीक है. प्रिया ले रही है क्लास, प्रिया ठीक है. उमंग, ठीक है. नाउ पार्शियल इज इंटरेस्टिंग. पार्शियल का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखना, कीपिंग
other significant related variables constant, जिसको आप लैटिन लैंग्वेज में सेट्रिस पेरिबस भी कहते थे। सुनना, पार्शल का मतलब होता है अधूरा, पार्शल का मतलब होता है अधूरा रिलेशनशिप। सुनना प्लीज, कैच क्या है। से वी हैव वेरिएबल्स लाइक P, Q, R, S, T। ये 5 वेरिएबल है हमारे पास। P को अफेक्ट Q भी करता है, R भी करता है, S भी करता है, T भी करता है। There can be relationship between P, Q, R, S, T, but you are looking for relationship between P and Q। आप P and Q में रिलेशनशिप देख रहे हो, P and Q में, और इन अदर वेरिएबल्स को जो अफेक्ट करते हैं P and Q को, इनकी वजह से भी P और Q में चेंज आता है, बट आप इन वेरिएबल्स को क्या कर दे रहे हो, डेलिबरेटली कांस्टेंट कर दे रहे हो, ताकि जो आपका पर्पस है वो सोल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा है, कोई एग्जाम्पल देगा मेरे को? लॉ ऑफ डिमांड में हम यही कर रहे थे। देखो, डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे वेरिएबल थे, उसका खुद का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, and say miscellaneous. But you were looking deliberately for relationship between price and demand. प्राइस और डिमांड में आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते थे, वो जो भी आती थी नेगेटिव आती थी, और बाकी अदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को आप क्या कर देते थे, कांस्टेंट कर देते जानबूझ के। तो रिलेशनशिप सिंपल कोरिलेशनशिप नहीं थी, वो पार्शियल कोरिलेशनशिप थी। आपने कुछ और भी वेरिएबल्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, बट आपने अपना पर्पस पूरा करने के लिए उनको क्या कर दिया है, कांस्टेंट। सिमिलरली एक और एग्जांपल है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई भी ऐसे एग्जांपल है। आप प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप देखते हो और बाकी वेरिएबल्स को क्या कर देते हो, कांस्टेंट। सो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई वर द एग्जांपल ऑफ पार्शियल कोरिलेशनशिप। और एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल जैसे यहाँ चल रहा है कि लेट्स से एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन होती है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड हो सकती है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड हो सकती है। लेट्स से कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, एस। सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी, जो उत्पादन करने की क्षमता है वो कितनी है। रेनफॉल, बारिश कितनी होती है। फर्टिलाइजर, आपने फर्टिलाइजर खाद कितना डाला। इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, आपने कीटनाशक कितना डाला। टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर आपके पास है या नहीं है। क्रेडिट, आपको उधार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बहुत और भी हो सकते हैं फैक्टर, बहुत फैक्टर हो सकते हैं। लेट्स से कि आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और रेनफॉल में रिलेशनशिप देख रहे हो, ये क्या है, ये पार्शियल कोरिलेशनशिप है। अगर आप इन फैक्टर्स को, इनको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर होना या ना होना, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होना या नहीं होना, सोइल की क्वालिटी को क्या कर देते हो, कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा, पार्शियल कोरिलेशनशिप। समझे? जी भैया। यस सर। वंस क्लियर है? तुषार, न्यूनिका ले रही है क्लास? न्यूनिका नहीं ले रही, न्यूनिका शायद अभी लेफ्ट कर दिया, बता। जब पूछा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा यो? ठीक है, न्यूनिका समझ में आ गया? कन्या? Yes sir. Yes sir. ठीक है। नाउ ये अगर आ गया है तो देन वी हैव डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब सर रिलेशनशिप समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है,
लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, सिंपल मल्टीपल पार्शियल क्या होता है। अब रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप है, अब ये पता करते हैं कैसा है। सर आपने क्या लिख रहा है, डिग्री है फिर डेग्री? भाई डिग्री डिग्री ले भाई गुस्सा नहीं होते। डिग्री, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कैलीग्राफी का मुझे कोर्स करना पड़ेगा। सर किस चीज का कर रहे हो आप कोर्स? अरे यार मजाक कर रहा था। परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। हाँ जी, बीच में और भी बना सकता हूं मैं, खैर देख लेंगे। बच्चों पहली बात, कोरिलेशन को हम डिनोट करेंगे आर से। कोरिलेशन को आर से डिनोट करेंगे। किसी से कर लो यार, क्या फर्क पड़ गया। कोरिलेशन को आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, डिनोटेशन है, कुछ किसी से भी कर लो। और मैं ये कहता हूं कि कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। ये बात याद रखेंगे आप। ये बताऊंगा कब कब कौन सी होगी, इसके बेस में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जो आपका आंसर आएगा कोरिलेशन की वैल्यू जो होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग दीज टू एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर मैं मैथ्स की लिए लिखूं तो मेरा मतलब है क्लोज ब्रैकेट से -1 और 1 भी इंक्लूडेड होंगे। ये रेंज है कोरिलेशन की। कब होंगे कैसे होंगे अब ये देखते हैं, समझो बात को। एक बात और समझ लो, अगर r की वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, नेगेटिव रिलेशन है, समझ गए ना। हाँ जी भैया। और अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन। ओहो पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक। अब देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं। परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन भी दो तरह का हो सकता है। अच्छा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सुनो भाई, अगर r की वैल्यू +1 आती है तो उसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और r की वैल्यू परफेक्ट 1 आती है नेगेटिव में तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझना क्या कहना चाह रहा हूं, दो वर्ड लगे हैं, एक तो परफेक्ट और एक पॉजिटिव। ये कह रहा हूं मैं कि x और y में पॉजिटिव रिलेशन है, x बढ़ता है y बढ़ता है, या x घटता है तो y घटता है। ये तो हो गया पॉजिटिव का मतलब। और परफेक्ट का मतलब ये है कि जितना x में चेंज आएगा उतना ही y में चेंज आएगा। चेंज इन x विल बी इक्वल्स टू चेंज इन y। r डिनोट्स फॉर कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कोरिलेशन को मेजर करेगा वो r है, वो r है। कोरिलेशन को जो मेजर करेगा वो r है, कोरिलेशन का कोफिशिएंट, ठीक है। देखो परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, x और y में पॉजिटिव रिलेशन है, x और y में पॉजिटिव रिलेशन है। और परफेक्ट का मतलब यह है कि जितना x में चेंज आ रहा है उतना ही y में चेंज आ रहा है, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है ना, इन सेम डायरेक्शन। मतलब सर, मतलब ये है कि मान ले ये x है और ये y है,
5 था, ये 5 था, ये 10 हुआ, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। सर इसका तो फिर स्लोप भी कांस्टेंट होगा। हाँ हाँ हाँ, ना सिर्फ कांस्टेंट होगा, 1 भी होगा। x में भी 5 का चेंज, y में भी 5 का चेंज, x में भी चेंज 5 का, y में भी चेंज 5 का। ठीक है, तो इन आपने दोनों 20 लिखा है। सॉरी, ठीक है, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको? इसका चेंज भी बराबर है, यहां भी 5 का चेंज 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 है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो माइक्रो से? या तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती है, देते नहीं तुम बढ़िया सा एग्जाम्पल, प्राइस। सोच के देना, पता लगे कितना सीखा है तुमने। तुम नहीं दोगे मुझे पता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1, प्राइस में 5% का चेंज आया, सप्लाई भी 5% से बढ़ गई। एक तो पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई में, और इलास्टिसिटी 1 के केस में परफेक्ट पॉजिटिव होता है। जितना प्राइस में चेंज आता है उतना ही सप्लाई में चेंज आता है, हाँ या ना? सर खोपड़ी चलानी पड़ेगी, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, सेम डायरेक्शन कर लो। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि परफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्स बढ़ रहे हैं, वाई घट रहा है, एक्स घट रहा है, वाई बढ़ रहा है। एक तो रिलेशन है नेगेटिव, रिलेशन नेगेटिव है, और जितना एक्स में चेंज आ रहा है उतना ही वाई में चेंज आ रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बट इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहां माइनस भी लगा हुआ है, या इधर माइनस लगा लो, किधर लगा लो माइनस, एक तरफ माइनस, मतलब एक्स और वाई का चेंज बराबर है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सर मतलब एक्स वाई में, मतलब एक्स सर पॉजिटिव बढ़ रहा है और वाई नेगेटिव। अभी देखते हैं ना, देखिए एग्जांपल देख, ये 5 है, ये 15 है, ये 5 से 10 हुआ, ये 15 से 10 हुआ, ये 15 हुआ, ये 5 हो गया। देख, एक्स बढ़ रहा है, वाई घट रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन है, और नेगेटिव में भी परफेक्ट नेगेटिव है। देख, जितना एक्स बढ़ा उतना वाई घटा, जितना एक्स बढ़ा उतना वाई घटा। नॉट ओनली देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन, देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझे? हाँ जी भैया। यस। कोई एग्जांपल आ रहा है याद? अब तो आ रहा होगा। लेस देन यूनिटरी। यूनिटरी। बहुत बढ़िया। ED1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, 1 के केस में प्राइस अगर 5% से बढ़ जाते हैं तो डिमांड 5% से ही कम हो जाती है। प्राइस 5% से अगर कम हो जाते हैं तो डिमांड 5% से ही बढ़ जाती है। तो 5 और 5 चेंज बराबर है, और प्राइस और डिमांड में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो प्राइस और सप्लाई में नेगेटिव कोरिलेशन है, बट उसके अंदर एक केस आता है इलास्टिसिटी ऑफ 1, वो बताता है परफेक्ट पॉजिटिव। प्राइस और डिमांड में नेगेटिव कोरिलेशन है, पर उसमें एक केस आता है ED1 का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 का, वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दर्शाता है आपको, हाँ या ना? हाँ जी भैया। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है जी। जीरो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि R की वैल्यू 0 है, X में चेंज आने से और Y में कोई रिलेशन ही नहीं है, X और Y के चेंज में कोई रिलेशन नहीं है। तो इफ चेंज इन X डज नॉट लीड्स टू चेंज इन Y। परफेक्ट नेगेटिव का एग्जांपल रिपीट, ED1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, प्राइस अगर 5% से बढ़ते हैं तो डिमांड 5% से कम हो जाती है ED1 के केस में, और अगर प्राइस 5% से बढ़ते हैं तो डिमांड 5% से कम हो जाती है, और प्राइस अगर 5% से कम होते हैं तो डिमांड 5% से बढ़ जाती है। तो नेगेटिव कोरिलेशन है एक तो, और नेगेटिव में भी कैसा है? परफेक्ट, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का चेंज आपस में बराबर है, प्राइस और डिमांड का, सॉरी, प्राइस और डिमांड का। ठीक है,
जीरो कोरिलेशन का मतलब है x के चेंज और y के चेंज में कोरिलेशन नहीं है। x और y में कोरिलेशन नहीं है, x में चेंज आने से y में कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो कोरिलेशन। अब सुनो बात, जीरो हो गया, 3 एक्सट्रीम वैल्यू ले ली। जीरो का मतलब जीरो को, r की वैल्यू जीरो होता है तो जीरो कोरिलेशन, 1 होता है तो परफेक्ट कोरिलेशन, +1 होगा परफेक्ट पॉजिटिव, -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव। अब एक बात ध्यान सुनना, अगर मेरी वैल्यूज 1 के करीब होंगी, 1 के पास होंगी, तो परफेक्ट तो नहीं होगा पर हाई डिग्री होगा। 1 का मतलब परफेक्ट होता है, तो 1 के पास का मतलब क्या होगा, हाई डिग्री। मतलब अगर मेरी वैल्यू r की वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है, 0.9 आती है, 0.8 आती है, 0.7 आती है, तो मैं कह सकता हूं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। वो दोनों साइडों में हो सकता है, 1 के अगर करीब है तो। और अगर r की वैल्यू 0 के पास आएगी, 0 का मतलब कोई कोरिलेशन नहीं होता, 0 के पास आएगी, जैसे ये आती है, r की वैल्यू 0.1 आ गई, r की वैल्यू 0.2 आ गई, r की वैल्यू 0.3 आ गई, 0 के पास आएगी, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आएगी। पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव लो डिग्री कोरिलेशन, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव लो डिग्री कोरिलेशन। तो अगर 0 के करीब होगी तो लो डिग्री कोरिलेशन, 1 के पास होगी तो हाई डिग्री कोरिलेशन। और अगर कुछ ऐसी वैल्यू आती है 0.5 ±0.5 ±0.4 ±0.6, ऐसा कोई वैसे हार्ड राइट हैंड रूल नहीं है कि यही वैल्यूज को हम ये बोलते हैं। वैसे इनको जो 0.5 के आसपास होती है इनको हम बोलते हैं मॉडरेट कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशनशिप, रिलेशनशिप है और मध्य स्तर का है। मॉडरेट कोरिलेशनशिप रिलेशनशिप है बीच की, मॉडरेट कोरिलेशनशिप। भैया 1 होगी तो परफेक्ट, 0 होगी तो नो डिग्री या 0 डिग्री कोरिलेशन, और अगर r की वैल्यू 1 के पास होगी तो हाई डिग्री, 0 के पास होगी तो लो डिग्री, और 0.5 0.4 0.6 के पास हो तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाँ या ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। अभी कराऊंगा मैं एक बार न्यूमेरिकल। एक चीज और बता दूं, फिर मैं क्लास को वाइंड अप करता हूं, आज की क्लास को वाइंड अप करता हूं। इसके बाद 1 मिनट दो बस। नाउ क्लास का टाइम हो गया वैसे दूसरी, लेकिन 1 मिनट लूंगा। मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को डिटेक्ट कैसे करेंगे, आर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, आर को पता कैसे लगाएंगे? मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग कोरिलेशन। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के 3 मेथड हैं बच्चों। एक है स्कैटर डायग्राम, एक है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। कार्ल पियर्सन का मेथड है एक, कार्ल पियर्सन नाम है भाई, क्यों हंस क्यों रहा है? और एक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये 3 मेथड होते हैं कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के। ये 3 मेथड है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। फॉर द सीजन CBSE सीजन या सेशन, फॉर द सेशन CBSE 2021-22 आपके कोर्स में ये है, ये नहीं करना है इस सेशन के लिए। बस आपको सिर्फ 2 करने हैं, स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन। स्कैटर डायग्राम बिलीव मी बहुत ही इजी है, आपको ऑलमोस्ट आता भी है, बस थोड़ा सा आइडिया देना है क्योंकि माइक्रो आपने की हुई है साइमल्टेनियसली। बस कार्ल पियर्सन मोटा मोटा मैंने आपको कराना है। एंड देन फाइनली मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ कोरिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। ठीक है,
इस सीजन में आप बच गए कि आपको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन नहीं करना, नेक्स्ट ईयर शायद करना पड़ेगा। सर ज्यादा बड़ा है स्पीयरमैन को। अरे स्पेयरमैन तो है नहीं ना। अगर सर वैसे बहुत बड़ा है, नहीं, छोटे से नहीं, टॉपिक है। नहीं, कार्ल पियर्सन थोड़ा सा मतलब ठीक है, इजी है यार, हो जाएंगे। कार्ल पियर्सन में थोड़े से फॉर्मूले थोड़े से बड़े हैं, पर समझा दूंगा, वो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी भैया। बाय बाय। कोरिलेशन ये पढ़ के आना बच्चों, अदरवाइज बाउंसर जाएंगे। कोरिलेशन जो मैंने पढ़ाया है ये पढ़ के आएंगे आप। ठीक है, बाय बाय। ओके सर, ठीक है सर।